फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए शुरुआत यहाँ पे कैसे की गई है। शुरुआत की गई है एक फोक पोएम से, एक फोक सॉन्ग बोल सकते हो आप, लेपचा ट्राइब्स का वेस्ट बंगाल में। लेपचा ट्राइब्स कहाँ मिलती हैं? तो नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में, नेपाल में ये लेपचा ट्राइब्स पाई जाती हैं। ये लेपचा ट्राइब्स के द्वारा लिखा गया एक फोक सॉन्ग है, चाहे तो आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे प्लेनेट की। हम अपने इस प्लेनेट में अकेले नहीं हैं, यानी ह्यूमंस अकेले नहीं हैं। बहुत सारे और लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, लिचेंस हैं, ट्रीज हैं जिसमें बनियन ट्रीज भी और अलग तरीके के ट्रीज, एलिफेंट, ब्लू वेल्स। तो हमारे चारों तरफ जो भी हमको लैंडस्केप नजर आ रहा है पूरी दुनिया में, उसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत तगड़ी है, इमेंस बायोडाइवर्सिटी है। और हम ह्यूमंस रहते हैं बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ थ्रू अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम्स। तो ये एक कॉम्प्लेक्स वेब है इकोलॉजिकल सिस्टम में, जिसमें हम एक बहुत छोटे से पार्ट है। और एज अ छोटे से पार्ट ऑफ दिस इकोलॉजिकल इकोसिस्टम हम काफी हद तक दूसरे पार्ट्स पे डिपेंडेंस हैं अपने सर्वाइवल के लिए। सो आवर सर्वाइवल इज डिपेंडेंट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ दिस इकोलॉजिकल इकोसिस्टम। कैसे डिपेंडेंट है इसके एग्जाम्पल देखा एक यहाँ पे दिया हुआ है। जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एयर की क्वालिटी को रिक्रिएट करते हैं जिसको हम ब्रीथ करते हैं। आपको पता है दोस्तों, ये प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को रिक्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लांट्स में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ये काम करते हैं। फिर जो पानी है, उस पानी को जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, जो सॉइल है जिस पे हमारा खाना उगता है, इस सॉइल में, इस पानी में, इस हवा में प्लांट्स का, एनिमल्स का और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ हद तक एक बहुत बड़ा रोल है। तो कल की डेट में अगर हमारे साथ जो एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ना रहें तो हम भी नहीं रह पाएंगे, ये बात तो तय है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल के आता है फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट का एक बहुत की रोल है हमारे इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में, क्योंकि फॉरेस्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं और इन फॉरेस्ट पे बाकी लिविंग बींग्स डिपेंड करते हैं, हम लोग डिपेंड करते हैं। फॉरेस्ट के तो कितने यूजेज हैं तो मैंने कई बार पहले आपको एनसीईआरटी में डिस्कस किया। पहले मेरी साइंस की एनसीईआरटी और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी देखिए जाके। अगर बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की जाए तो क्या बोलता है? इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पेशीज, डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शन, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। बायोडाइवर्सिटी क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा हो, अलग अलग प्रकार की हो, प्लांट स्पेशीज बहुत ज़्यादा हो, अलग अलग प्रकार की हो, ठीक है, वो अपने फॉर्म में, अपने तरीकों में अलग हो, बट अलग अलग स्पेशीज एक दूसरे के साथ मल्टीपल नेटवर्क के थ्रू इंटरडिपेंडेंट हो, तो इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। और ये बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होती है दोस्तों। अगर एक एलिमेंट को आप डिस्टर्ब करोगे तो बाकी सारे एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर बात की जाए फ्लोरा एंड फौना की इंडिया में, तो आप अगर अपने चारों तरफ देखो तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो सिर्फ आपके इलाकों में मिलते हैं, अगर आप पहाड़ों में या फिर अगर आप अंडमान निकोबार जैसी जगह पे रहते हो। इंडिया बायोडाइवर्सिटी में दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज है। वास्ट एयर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलती है यहाँ पे। ओके, तो दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। ओके, मतलब कि जितनी बायोडाइवर्सिटी अभी मिली है, हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा अभी हमको और डिस्कवर करनी हो, उससे दुगनी और तिगुनी ज़्यादा डिस्कवर करनी हो। और इससे पहले हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बात की थी, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बात की थी, किस हद तक एक्सटेंट है, किस हद तक इनकी वैरायटी है, किस हद तक इनको एक्सप्लॉइट किया गया है, इन रिसोर्सेज का हमारे डेली लाइफ में क्या प्रयोग है, इसको हमने पहले के एनसीईआरटी में डिस्कस किया है। नहीं देखा है तो जाके देखिए। और ये डाइवर्स फ्लोरा और फौना हमारे डेली लाइफ के साथ इस हद तक जुड़े हुए हैं कि कभी हमको ऐसा लगता है कभी कभी कि ये तो अनलिमिटेड है, ये तो कभी खत्म ही नहीं करेंगे, ये तो हमेशा ही चलते रहेंगे। जबकि हम इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते बहुत सारे लोग कि दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस। वो क्यों है? क्योंकि ह्यूमंस ने इन्वायरमेंट की तरफ जो सेंसिटिविटी है उसको खत्म कर दिया है। वी आर वेरी इनसेंसिबल टुवर्ड्स अवर इन्वायरमेंट, वी आर वेरी मच लेस रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल टुवर्ड अवर इन्वायरमेंट, और वो खतरनाक हो सकता है लॉन्ग रन में। एक स्टैटिस्टिक्स निकल के आ रहा है कि एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स एनिमल्स, फ्लोरा मतलब प्लांट स्पेशीज, तो 10% ऑफ द फ्लोरा थ्रेटेंड लिस्ट में, 20% ऑफ द मैमल्स थ्रेटेंड लिस्ट में। अभी ये थ्रेटेंड लिस्ट क्या है इसके भी ऊपर आता हूँ। इनमें से बहुत सारे को क्रिटिकल बताया गया। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब आगे आने वाले समय में जल्दी ऐसा हो सकता है कि वो खत्म हो जाए, रहे ही ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट्स,
ये तो जानवरों के नाम हो गए। प्लांट्स में मधुका इंसिग्नस अ वाइल्ड वेराइटी ऑफ महुआ है ये। फिर हुबर्डिया हेप्टान्यूरॉन अ स्पेशीज ऑफ ग्रास। तो ये जो स्पेशीज हैं दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। हो सकता है आगे आने 1-2 साल में अगर हमने इनको ठीक तरीके से कंजर्व ना किया तो ये खत्म ही हो जाए। और ये तो हमारे सामने वो एग्जाम्पल्स हैं जो हम देख पा रहे हैं। ऐसी बहुत सी स्पेशीज हैं जो हो सकता है अब तक ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी है और हमको पता भी ना चला हो, और उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हम देख ना पा रहे हो, बट वो कहीं ना कहीं हमको अफेक्ट कर रहे हैं। फिर आप देखोगे वी ओनली टॉक ऑफ लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बट व्हाट अबाउट स्मॉलर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर एनिमल्स है, मेजर प्लांट्स जिनका हमारी लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो तो हमको दिखता है कि एक्सटेंट हो रहे हैं, लेकिन उन इंसेक्ट्स का क्या, उन प्लांट्स का क्या जो कि स्मॉल है, जो हमको डायरेक्ट नजर नहीं आ रहे, बट वो भी तो हमारी बायोडाइवर्सिटी का हिस्से है, वो भी तो खत्म हो रहे हैं। अगर फॉरेस्ट की बात की जाए तो भैया इंडिया में डिफॉरेस्टेशन एक बहुत मेजर स्केल पे हो रहा है। अगर फॉरेस्ट और ट्री कवर की आप बात करो कंट्री में, तो इट इज समवेयर अराउंड 79.42 मिलियन हेक्टेयर, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 24.16% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, जिसमें डेंस फॉरेस्ट है 12.2%, ओपन फॉरेस्ट 9.14%, मैनग्रोव फॉरेस्ट 0.14%। अभी ये क्या है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के हिसाब से 2013 के बाद से लेके 2015 तक 3,775 स्क्वायर किलोमीटर के डेंस फॉरेस्ट बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे कंजर्वेशन मेजर्स चलाए हैं सरकार ने, मैनेजमेंट इंटरवेंशंस किए हैं, प्लांटेशंस लगाई गई हैं अलग अलग एजेंसीज के द्वारा। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व है फॉरेस्ट को रिक्यूपरेट करने में। आप देखिए इस फिगर 2.1 में आपको नजर आ रहा है कि कैसे एक जंगल को जला सा दिया गया है, आग सी लगी हुई है। फिर अभी एक क्लासिफिकेशन हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN ने एक क्लासिफिकेशन किया है कि भैया जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं और एनिमल स्पेशीज हैं, इनमें जो क्लासिफिकेशन है, एक को बोला गया आपका नॉर्मल स्पेशीज, एक को बोला गया आपका इंडेंजर्ड स्पेशीज, एक को बोला गया वल्नरेबल, एक को रेयर, एक को एंडेमिक और एक को एक्सटिंक्ट। देखते हैं भैया ये अलग अलग क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किए गए हैं। तो नॉर्मल स्पेशीज में कौन सी स्पेशीज आती हैं जिनकी पॉपुलेशन बोला जा रहा है कि नॉर्मल, हाँ कि भाई ये पॉपुलेशन इनफ है उनके सर्वाइवल के लिए, जैसे कि कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पेशीज की बात की जाए तो ये वो स्पेशीज हैं दे आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। इन स्पेशीज का सर्वाइवल दिस इज निगेटेड बाय अ लॉट ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स। इन नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से इन स्पेशीज की पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा गया है। इनके कुछ एग्जांपल हैं ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लाइन टेल्ड मकाऊ, संगाई, ब्रो, एंटर डियर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, IUCN की क्लासिफिकेशन में अगर आप जाओगे ना तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दे रखी। इन स्पेसिफिक कंडीशंस को मैंने अपने पहले के एनवायरमेंट की वीडियोस में कवर किया है और आगे आने वाले समय में भी मैं कवर करूंगा। तो अभी के लिए मैं इनको कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 6th और 7th क्लास और 8th क्लास की ज्योग्राफी में जब बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन कवर की तो वीडियो बहुत लंबा समय लग गया आने में। तो 12th क्लास तक मैं इन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर अगर वुल्नरेबल स्पेशीज की बात की जाए तो ये दो वो स्पेशीज हैं जिनकी पॉपुलेशन उस लेवल तक गिर गई है, ठीक है, कि ये आगे आने वाले समय में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकती हैं अगर नेगेटिव फ्यूचर कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। इसमें ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट और गैंगेटिक डॉल्फिन्स आती हैं। रेयर स्पेशीज की बात की जाए तो ये वो स्पेशीज इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है और थोड़े भी नेगेटिव फैक्टर्स अगर ऑपरेट करते हैं, इनके अगेंस्ट जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाएंगी। इनके एग्जाम्पल्स हैं हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। फिर इंडेमिक स्पेशीज की बात की जाए, ये वो स्पेशीज हैं जो किसी एक पर्टिकुलर इलाके में पाई जाती हैं और ये उसी इलाके में पाई जाती हैं। तो किसी नेचुरल बैरियर की वजह से या किसी जोग्राफिकल बैरियर की वजह से ये स्पेशीज अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाई, उस इलाके में समिट के रह गई, जैसे निकोबार पिजन, जैसे अंडमान टील। अभी निकोबार पिजन तो केवल निकोबार में मिलेगा, क्योंकि अगर उसको किसी और जगह पे जाना है तो पूरा का पूरा अंडमान से ही क्रॉस करके थाईलैंड पहुंचना पड़ेगा या पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल क्रॉस करके इंडिया पहुंचना पड़ेगा। तो एक बहुत नेचुरल जोग्राफिकल बैरियर है इसके सामने, इसलिए निकोबार पिजन इज, आप कह सकते हो कि रिस्ट्रिक्टेड टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसी तरीके से अंडमान का वाइल्ड पिट, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसी बहुत सी स्पेशीज है जो नेचुरल बैरियर्स की वजह से, जोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से
और कुछ वजहों से एंडेमिक हो जाती हैं, यानी वो किसी एक स्पेसिफिक जगह की होती हैं और वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक जगहों पर पाई जाती हैं, दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। फिर एक्सटिंक्ट स्पेशीज की बात की जाए, ये वो स्पेशीज है जो अब गायब हो चुकी हैं, ये ढूंढने से नहीं मिल सकती। तो इन स्पेशीज की ज्योग्राफिकल मेकअप, इन स्पेशीज के फिजिकल मेकअप के हिसाब से अगर ये पता भी किया जाए कि भैया ये किस तरीके के एनवायरनमेंट में मिलेंगी, उस एनवायरनमेंट में जाके इनको ढूंढा जाए और ये ना मिले, तो कहने का मतलब ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ना ये किसी लोकल एरिया में है, ना रीजन में, ना कंट्री में, ना कॉन्टिनेंट में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। आगे बढ़ने से पहले इस फिगर को देख लीजिए। आप अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हो दोस्तों, तो आपको पूरा चार्ट दिख जाएगा। जैसे कि लोअर इसमें आपको दिख जाएगा LC यानी कि लीस्ट कंसर्न, NT नियर थ्रेटेंड, CD कंजर्वेशन डिपेंडेंट, ये लोअर रिस्क स्पेशीज हैं। फिर आप थ्रेटेंड में घुसते हो तो सबसे पहले थ्रेटेंड में लेवल आता है वल्नरेबल VU, फिर आता है इंडेंजर्ड EN, फिर आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड जिसको बोलते हैं CR, और फिर जब आप एक्सटिंक्ट में पहुंचते हो तो आता है एक्सटेंड इन द वाइल्ड जिसको बोलते हो आप EW, और फिर फाइनली एक्सटिंक्ट। तो LC, NT, CD, फिर VU, EN, CR, फिर EW, EX। अगर ये एक फ्लो चार्ट की तरह आप किसी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में कोड कर देते हो जहां पे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को पूछा गया है, तो आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। उनसे लगेगा कि हाँ भाई, इस तरीके की फिगर से उनको लगेगा कि हाँ भाई IUCN के क्लासिफिकेशन को इस बंदे ने ठीक से पढ़ा है। अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो ना, तो कभी आपके नॉलेज की डेप्थ को एसेस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जामिनर के लिए, लेकिन जब आप इस तरीके के फ्लो चार्ट्स बना देते हो तो एग्जामिनर काफी खुश हो जाता है। तो और इस तरीके के फ्लो चार्ट आप केवल ये यूपीएससी के एग्जाम्स में नहीं, आप ऐसे में या फिर अपने जो भी 10th 12th वगैरह के जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आगे बात करते हैं एशियाटिक चीता की। एशियाटिक चीता दुनिया का सबसे फास्टेस्ट लैंड मैमल है जिसका नाम है एसिनोनिक्स जुबेंटस। ये एक यूनिक और स्पेशलाइज्ड मेंबर है कैट फैमिली का, 112 प्रति किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। कभी कभी इसको लेपर्ड के साथ ये कंफ्यूज कर लिया जाता है, लेकिन चीता अलग है, लेपर्ड अलग है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स ऑन द लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप लाइंस ऑन ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आईज टू इट्स माउथ। दिखाता हूं मैं आपको ये, इस फोटो को ध्यान से देखिए दोस्तों। लेफ्ट साइड पे आपको चीता दिख रहा है, राइट साइड पे आपको लेपर्ड दिख रहा है। अभी चीता की आंख से देखिए काली रंग की लाइन निकल रही जो उसके मुंह तक जा रही है, ऐसा लेपर्ड में नहीं है। लेफ्ट साइड में जो आपको चीता नजर आ रहा है ना, उसकी आंख से काली रंग की नाइफ निकल रही है, दोनों तरफ निकल रही है, दोनों आंख से काली रंग की ये लाइन निकल रही है और मुंह तक जा रही है। ये एक फीचर होता है जो बताता है कि हाँ भाई ये जानवर चीता है, और ये चीज आपको प्रॉपरली विजिबली लेपर्ड में नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश करता है चीता और लेपर्ड के बीच में। ठीक है, आप देखोगे 20th सेंचुरी से पहले चीता दे वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया। अब आप देखोगे कि एशियन चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू अ डिक्लाइन इन अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। इस स्पेशीज को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया में 1952 में। फिर व्हाट आर द नेगेटिव फीचर्स दैट कॉज सच fearful depletion of flora and fauna, इसको देखेंगे। If you look around, you will be able to find out how we have transformed nature into a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife। धीरे धीरे हमने अपने लाइफ का जो रहने का तरीका है उसकी वजह से नेचर को एक रिसोर्स की तरह ट्रीट किया है, जिससे हम सीधे सीधे रिसोर्स को डायरेक्टली भी निकालते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, और इनडायरेक्टली भी एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि पेड़ों से वुड, वुड का बार्क, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर। अब कहीं ना कहीं रबड़ को, ठीक है ना, बार्क को, वुड को पेपर बनाने में प्रोड्यूस किया जाता है। बहुत सारे ट्रीज को काटा जाता है मेडिसिन बनाने के लिए, तो आप ट्री का एक्सप्लॉइटेशन करते हो। जंगलों में बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनका बहुत बड़े स्केल पे एक्सप्लॉइटेशन करते हो, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट अभी खत्म होने के कगार पे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए, some of our environmental activists say the promotion of a few favored species in many parts of India has been carried out through the ironically termed enrichment plantation, in which a singly commercial valuable species was extensively planted and other species eliminated। जैसे कॉलोनियल कल्चर के दौरान आप देखोगे साउथ इंडिया में टीक मोनोकल्चर फैलाया गया, हिमालयाज में चीर पाइन की प्लांटेशंस फैलाई गई। अभी इन प्लांटेशंस ने पूरी की पूरी जगह को मोनोपलाइज कर दिया और हिमालयन ओक को कम कर दिया, रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट को कम कर दिया। हालांकि मैं जो चीज आपको बता रहा था वो दूसरी है। मैं आपको बता रहा था कि कैसे मेडिसिनल प्लांट्स को उगाने के लिए इतना ज्यादा एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन किया गया है कि वो खत्म होने पे आ गया है। यहाँ पे देखिए, द हिमालयन यू इन ट्रवर।
हिमालयन यू करके एक ट्री है जिसको टैक्सिस वॉलाचियाना भी बोला जाता है। ये एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जो कि हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मिलता है। इससे केमिकल कंपाउंड निकलता है टैक्सोल नाम का, जो कि इसके बाग से निकाला जाता है। ठीक है, फिर इसके नीडल्स, ट्विग्स और रूट्स को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। और इनसे बनाया क्या जाता है, इनसे कुछ ऐसी मेडिसिन बनाई जाती हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स बनाए जाते हैं जो कुछ कैंसर्स को ट्रीट कर सकते हैं। अभी जब इस स्पेशीज का इतना स्पेसिफिक मेडिकल यूजेज निकला तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एक्सप्लॉइटेशन शुरू होगा। और आप देखोगे लास्ट 10 सालों में थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज सूख गए हैं, काट दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो यू ट्रीज हैं इनका इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है कि अब ये खत्म होने के कगार पे आ गए। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने वुड, बार्क, लीव, रबर, मेडिसिन, डाई, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर के लिए इस हद तक हमने नेचर को एक्सप्लॉइट किया है कि नेचर में इन सब चीज़ों का बैलेंस बिगड़ गया है। हमने अपनी फॉरेस्ट को, अपनी वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाया है। बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया इंडियन फॉरेस्ट को कॉलोनियल पीरियड के दौरान। तो जब रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा था तो रेलवेज के एक्सपेंशन के लिए बहुत हैवी मात्रा में पेड़ों को काटा गया। अगर कोई रेलवे जंगल से निकल गई है तो जंगल को काट दिया गया। एग्रीकल्चर के लिए खराब किया गया, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, माइनिंग एक्टिविटीज़, कहीं खुदाई करनी है तो पूरा के पूरे जंगल साफ हो गए। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए हमारे जंगलों को डिस्टर्ब किया गया। और इंडिपेंडेंस के बाद भैया एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अभी पॉपुलेशन के साथ साथ लोगों की फूड और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है। उसके लिए जगह चाहिए जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह उगाई जा सके, उसके लिए पेड़ों को साफ कर दिया जाता है। ठीक है, 1951 से लेकर 1980 के बीच में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया पूरे देश में। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ ट्राइबल बेल्ट्स स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये जो झुम कल्टीवेशन है, एंशिएंट मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इसको आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, लडांग, बहुत सारे नामों से इसको बुलाया जाता है। फिर आगे बात करें भैया, दुनिया भर में और इंडिया में खासकर लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से भी एग्रीकल्चर को और हमारे फॉरेस्ट और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को फर्क पड़ा है। 1951 से हम देखते हैं कि रिवर वैली प्रोजेक्ट की वजह से 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट को साफ कर दिया गया। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश इसका एक एग्जाम्पल है। 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट इसमें डूबे हैं। माइनिंग की वजह से भी काफी नुकसान पहुंचा है। जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, वो डोलोमाइट माइनिंग की वजह से एकदम थ्रेटेंड है, बर्बाद सा हो गया है, जिसके चलते बहुत सारी स्पेशीज के जो नेचुरल हैबिटाट है उनको ब्लॉक कर दिया गया है। इन नेचुरल हैबिटाट्स के थ्रू बहुत सारे स्पेशीज के माइग्रेशन रूट्स थे, जैसे कि ग्रेट एलिफेंट। अभी देखिए एलिफेंट जैसी स्पेशीज, टाइगर जैसी स्पेशीज वो एक जगह में सीमित नहीं रहती हैं, वो लगातार दे आर ऑन द मूव। तो अब वो ऑन द मूव है तो वो इन्हीं इलाकों से निकलेंगे। अभी जब इन इलाकों से निकलेंगे, इन इलाकों में तो आपने डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया है, काट के रख दिया है, माइनिंग प्रोजेक्ट्स चला दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो इनके माइग्रेशन कॉरिडोर्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए, नेचुरल हैबिटाट्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए, तो ये मर ही जाएंगे। और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा रीजन माना गया है ग्रेजिंग को और फ्यूल वुड कलेक्शन को। तो भैया फ्यूल वुड के लिए पेड़ों को काटा जाता है, ये जो चरवाहे अपने कैटल्स को ग्रेजिंग कराते हैं, इसकी वजह से भी बहुत सा लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। लेकिन ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं फ्यूल फॉडर डिमांड के लिए पूरे के पूरे पेड़ काटने की जरूरत नहीं होती। आप पेड़ की टहनियां, कुछ ब्रांचेस काट दो तो उससे फ्यूल फॉडर डिमांड पूरा हो जाता है और वो पेड़ फिर से रिकूपरेट कर लेता है। लेकिन जब आपके हाइड्रो पावर जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जब माइनिंग जैसे पूरे प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो पूरा का पूरा पेड़, पूरे के पूरे जंगल उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हैं, जहाँ पे कंट्री के मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट थे, प्रोडक्ट्स थे, मिनरल्स थे, अदर रिसोर्सेज थे, वो इंडस्ट्रियल और अर्बन इकोनॉमी के एक्सपेंशन की वजह से बहुत तेजी से डिंडल हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, और इसका बहुत लंबा इफेक्ट पड़ने वाला है। और ये इफेक्ट इमीडिएट टर्म्स में भी देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म्स में देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। आप देखें मॉइज्म, ये जो मॉइस्ट एक्टिविटी हो रही है पूरे देश भर में, ठीक है ना, हमारे देश के लोगों ने हमारे सरकार के अगेंस्ट जो हथियार उठा लिए हैं, क्यों हटा लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्राइबल्स हैं जिनके इलाकों को काट दिया, जिनके हैबिटेट को छीन लिया, ठीक है ना, उनकी जगहों को छीन लिया, उनको शोषण किया, तो इसलिए वो उन्होंने हथियार उठा लिया। तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन के भी उभरता है। फिर और भी बहुत से कारण हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स, ये सब ने इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को घटाने में एक मेजर रोल प्ले किया है। ठीक है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का एक इंपॉर्टेंट कॉज है अनइक्वल एक्सेस
इनइक्विटेबल कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला गया है, मतलब दुनिया भर में अगर आप यूनाइटेड नेशंस की बहस को सुनोगे तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरीके की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अभी डेवलप्ड उसमें नहीं आई हैं, इन कंट्रीज में जो ओवर पॉपुलेशन है उनको वजह माना गया है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की। लेकिन ये फैक्टर गलत हो जाता है अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स को देखो कि एक एवरेज अमेरिकन 40 गुना ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है एक एवरेज सोमालियन से। फिर अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया के जो 5% रिचेस्ट लोग हैं ना, वो जितने रिसोर्सेस को कंज्यूम करते हैं और जितना ज्यादा इकोलॉजी को डैमेज करते हैं, वो जो हमारे पुअरेस्ट 25% उससे बहुत ज्यादा है। यानी इंडिया के जो टॉप के 5% रिचेस हैं, वो जितने रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, जितना इकोलॉजी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है उन रिसोर्सेज कंजम्पशन के, उन इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाने की जो पुअरेस्ट 25% पहुंचा रहे हैं। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात करो तो भैया जो 5% रिच है उनको किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिच इज ऑलवेज राइट, रिच रिसोर्स कंजम्पशन करता है, एनवायरमेंट को बर्बाद करता है, तब भी उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। और ब्रंट किसके ऊपर आता है? पुअर के ऊपर आता है। तो जंगल साफ करोगे तो ट्राइबल्स को उठा के आप बाहर फेंक दोगे, ठीक है ना, उनको ठीक से नौकरी नहीं दोगे, अर्बन स्लम्स में घुसेड़ दोगे, तो कोरोना होगा तो सबसे पहले वो अफेक्ट होंगे। तो इस तरीके की चीजें पुअर्स के साथ होती हैं, रिच के साथ तो कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे कुछ फोटोज दिखा रखे हैं, ट्राइबल गर्ल्स यूजिंग बैम्बू सैपलिंग्स इन अ नर्सरी इन मुखाली नियर साइलेंट वैली। बताइए साइलेंट वैली कौन से स्टेट में? ट्राइबल वुमन सेलिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लीफ लिटर कलेक्शन बाय वुमेन फोक। तो इन फोटोज को आपको देख के लगेगा कि कैसे एनवायरमेंटल के साथ हमारे देश के जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो सीधे सीधे इन्वॉल्व है। और अगर आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हो तो अर्बन इलाकों में जो रिच बैठे हैं उनको तो कम फर्क पड़ेगा, सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा इन गरीब लोगों को, क्योंकि हमारे फॉरेस्ट और एनवायरमेंट पे सीधे सीधे डिपेंडेंट है। यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या बताता है? ओवर हाफ ऑफ इंडिया नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन, यानी 50% से ज्यादा इंडिया के फॉरेस्ट जा चुके हैं। 1/3 ऑफ द वेटलैंड्स ड्रेन्ड आउट, लगभग 33% वेटलैंड सूख चुके हैं। 70% वाटर बॉडीज पॉल्यूट हो चुके हैं। 40% मैनग्रोव्स पता है ना, कोस्टल इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बाउंड्री पे, जहाँ पे समुंदर का खारा पानी और नदियों का फ्रेश पानी मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहाँ पे फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर का मिक्सचर है, यहाँ पे जो वेजिटेशन ग्रो करती है उसको बोला जाता है मैनग्रोव्स। तो लगभग 40% मैनग्रोव्स वाइप ऑफ हो चुके हैं। उसके बाद आप देखिए लगातार हंटिंग हो रही है, ट्रेड हो रहा है वाइल्ड एनिमल्स का, कॉमर्शियल वैल्यूएबल प्लांट्स का। इसकी वजह से बहुत सी प्लांट स्पेशीज, बहुत सी एनिमल स्पेशीज जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही हैं। फिर आप देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, इनका तबाह होना केवल एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है, बायोलॉजिकल इशू तो है ही, साथ साथ वो कल्चरल इशू भी है। क्योंकि इन फॉरेस्ट के साथ, इन वाइल्ड लाइफ के साथ वो ट्राइबल्स जो सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, सदियों से कह लीजिए, हजारों साल से कह लीजिए, वो और ज्यादा मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं। आपको पता है ट्राइबल्स इन फॉरेस्ट के बीच में रहा करते थे। अगर आपने एनसीईआरटी पॉलिटी की वीडियोस में आपने देखी हो तो वहां मैंने आपको बताया था कि कैसे जब जंगल कटा तो जब ठेकेदार आए, ठेकेदार ने वहां पर रहने वाले ट्राइबल्स को उनकी जगहों से निकाल दिया। अभी वो ट्राइबल्स पास के शहरों में जाके नौकरियां ढूंढने लगे, काफी परेशान हुए। तो कहीं ना कहीं उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी का नुकसान हुआ। उनका तो नुकसान हुआ ही, साथ साथ देश की कल्चरल डाइवर्सिटी का नुकसान हुआ। क्योंकि ये जो ट्राइबल्स जंगलों के इलाके में रहते हैं, इनका रहन सहन का अपना तरीका होता है, खान पान का अपना तरीका होता है, और वो हमारे देश की रिच कल्चरल डाइवर्सिटी का पार्ट है। आप पेड़ काटोगे, जंगल के जंगल साफ कर दोगे, वहां पर रहने वाले ट्राइबल्स को उनकी जगह से हटा दोगे, तो सदियों से जो कल्चर हमारे देश में चला आ रहा है वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और जाने ऐसी कितनी कल्चरल डाइवर्सिटीज को हम ऑलरेडी इरेडिकेट कर चुके हैं। और एक और नुकसान है कि ये लोग जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज है, इनको आप और इम्पोवरिश कर देते हो और गरीब कर देते हो। ये फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज थी जो हमेशा से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थी, वाइल्ड लाइफ पे डिपेंडेंट थी, अपने खाने के लिए, पान के लिए, आप कह सकते हो मेडिसिन के लिए, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, हर चीज में वो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के जंगलों पे डिपेंडेंट थी। और आपने फॉरेस्ट ही साफ कर दिए तो ना पेड़ हैं ना जानवर हैं, ये लोग जाएंगे कहाँ? तो आसपास के शहरों में जाके दिहाड़ी पे मजदूरी करेंगे, क्योंकि उनको और कुछ आता नहीं है। और भाई गजब का शोषण किया गया इन गरीबों का। और इन गरीबों में भी जो वुमेन है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड थी, क्योंकि आप देखोगे वुमेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन फॉरेस्ट में कि वो फ्यूल को कलेक्ट करेंगी,
वाटर कलेक्ट करेंगी, पानी लेके आएंगी, बाकी सब्सिस्टेंस नीड्स हैं जो घर के काम है वो वुमेन करती थी। अब जब ये रिसोर्सेज डिप्लीट हो चुके हैं तो वुमेन की ड्रेजरी और बढ़ जाएगी। तो पहले जहाँ पे वुमेन रहती थी वहां से पानी थोड़ा दूर था, लेकिन अब वुमेन्स जहाँ रह रही हैं उनको 2 से 3 किलोमीटर पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। तो भैया एक घड़ा सर पे रख के, एक घड़ा एक हाथ में पकड़ के लेके वो 2-3 किलोमीटर चल के जाएंगी, उस घड़े को वापस भर के लाएंगी। 10-10 किलोमीटर इनको चलना पड़ता है पानी भर के लाने के लिए, लकड़ियां लेके आने के लिए। सोचिए 10 किलोमीटर। शहरों में रहने वाले लोग दिन भर काम कर करके 1 किलोमीटर की शाम की वॉक कर लेते हैं ना, तो बोलते हैं कि बहुत जॉगिंग कर ली, बहुत जॉगिंग कर ली। और ये लेडीज 10 किलोमीटर चल के सिर्फ पानी भरने जाती हैं, लकड़ियां लेने जाती हैं और रिसोर्सेज को लेने के लिए जाती हैं। इससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी वुमेन को, खासकर उसके साथ साथ वो अपने घर पे अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएंगी। और अगर बच्चा छोटा है तो उसके अपने ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। प्लस इंक्रीज आवर्स ऑफ वर्क की वजह से, अब ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन की उसकी खुद की ह्यूमन बॉडी है, अगर उस ह्यूमन बॉडी पे एक लिमिट से ज्यादा आप कठिन कार्य डालोगे, एक्सक्रूशिएटिंग वर्क डालोगे, तो कहीं ना कहीं बॉडी ब्रेक डाउन कर जाएगी। एक लिमिट से ज्यादा ह्यूमन बॉडी झेल नहीं चाहती, चाहे वो वुमेन की हो चाहे मेन की हो। तो इससे डिजास्टर्स हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस है और सीरियस सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं। क्यों है सोशल इम्प्लीकेशंस? क्योंकि जब ये लेडीज इस तरीके के काम करती हैं तो जो घर की लड़कियां हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है, खाना बनाओ। तो घर के लड़कों को एक बार को स्कूल भेज दिया जाएगा, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा, तो सोशल इनइक्वालिटी आएगी सोसाइटी में, जो कि गलत है। फिर आप देखिए जो हमारा लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, जो हमारे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी वजह से और बहुत सी चीजें होती हैं। भैया सूखा पड़ जाता है, सीवियर ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, इंड्यूस्ड फ्लड्स। आप बोलोगे कि भैया इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन से सीवियर ड्रॉट कैसे हुआ? तो मान लीजिए किसी एक इलाके में आपने सारे के सारे पेड़ उड़ा दिए। अभी पेड़ों में मैंने एक आपको प्रोसेस बताया था जिसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के पोर्स से पानी निकल के हवा में जाता है मॉइस्चर के फॉर्म में, और वही मॉइस्चर बाद में बादल बना के बारिश कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है एक बड़े इलाके में। लेकिन क्योंकि पेड़ के पेड़ आपने साफ कर दिए तो ट्रांसपीरेशन बंद हो गया, तो भाई नमी की कमी बंद हो गई, तो भाई ड्रॉट आ सकता है क्योंकि पानी नहीं बरसेगा। यहाँ पे बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके न्यूमरस फैसेट्स हैं। बाकी फैसेट्स आप देखना चाहते हैं तो मेरे इन्वायरमेंट की सीरीज के लेक्चर्स देखिए जाके। उसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड्स। अभी ये डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड्स क्या है? पहले एक बड़े इलाके में पेड़ थे, अभी उन पेड़ों के थ्रू जब पानी बह के जाता था तो वो जो पेड़ की जड़ें होती थी ना, वो पानी के फ्लो को अरेस्ट कर लेती थी, पानी के फ्लो को रोक लेती थी, ग्राउंड वाटर के एक्विफायर्स को उसी पानी से रिचार्ज कर देती थी। अभी पेड़ नहीं है तो बहते हुए पानी को रोकने के लिए कोई नहीं है, अरेस्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो वो पानी जो पहले पेड़ों के रूट्स की वजह से स्लो हो जाता था, अब वो पूरी फोर्स से बहेगा, और जब वो फोर्स से बहेगा तो क्या लेके आएगा? फ्लड्स। और इन फ्लड्स में सबसे ज्यादा हिट किसको करेगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे आएगा? गरीब पे। तो इन सब चीजों से पोवर्टी एसोसिएटेड है। तो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होगा तो सबसे पहले वो किसको हिट करेगा? पुअर को हिट करेगा, तो पुअर की पोवर्टी और बढ़ा देगा। फिर इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। इसलिए साउंड फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज की बहुत जरूरत है। अभी बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया की। क्या लिखा है यहाँ पे? कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। भैया इतनी तेजी से वाइल्ड लाइफ का पॉपुलेशन घट रही है, फॉरेस्ट्री में नुकसान हो रहा है, तो इसका कंजर्वेशन करना जरूरी है। बट कंजर्वेशन करें तो कैसे करें? कंजर्वेशन करता क्या है? जो हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं उनकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, प्रिजर्व करता है। हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स क्या हैं? वो पानी जो हम पीते हैं, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो सॉइल, वो मिट्टी जहाँ वो पौधे उगाए जाते हैं जिन पौधों को हम खा के जिंदा रहते हैं, या उन पौधों को जानवर खाएंगे और जानवर को खा के हम जिंदा रहेंगे। तो भैया आसपास की जो हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको जितना अच्छा आप मेंटेन करोगे उतना अच्छा हमारी हवा, पानी, सॉइल स्वच्छ रहेगा। ये हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम में हमारे जीने के लिए इनका सही होना बहुत जरूरी है। फिर कंजर्वेशन से हम अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचा सकते हैं। अगर अनचेक्ड एक्सप्लॉयटेशन होगा तो प्लांट बहुत जल्दी थ्रेटेंड हो जाएंगे, एनिमल्स बहुत जल्दी थ्रेटेंड हो जाएंगे,
पहले की वीडियो में, इससे शायद पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अलग अलग जो कैटेगरीज हैं आपकी थ्रेटेंड होने की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से वो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपको। आप हो सके तो अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा, नहीं कर रहे हैं तो बार बार उसको रिवाइज करते रहिए ताकि चीज़ें आपको याद रहें। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो अभी भी हम बहुत सी ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज़ पे डिपेंडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं उन ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज़ को बचाने की ज़रूरत है। एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू आई हुई क्रॉप वैरायटीज़, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आई हुई क्रॉप वैरायटीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं। फिशरीज़ की बात करें तो हमारा फिशरीज सेक्टर भी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम फिश कैच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस फिश कैच को मेंटेन करना और कंजर्व करना ज़रूरी है, जो कि अनसस्टेनेबल तरीके से अगर हम फिश कैच करते चले जाएंगे तो एक दिन हमको फिश कैच मिलना ही बंद हो जाएगा। तो जब हमारे देश में देखा गया कि भैया जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत तेज़ी से उड़ती जा रही है, तो जो कंजर्वेशनिस्ट थे उन्होंने डिमांड करना शुरू किया 1960s में और 1970s में। बहुत बड़ी डिमांड सामने आएगी कि भैया हमारे इन्वायरमेंट को बचाने की ज़रूरत है, वाइल्ड लाइफ को, प्लांट लाइफ को बचाने की ज़रूरत है। तो जब गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा तो गवर्नमेंट एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम लेके आई जिसका नाम था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जहाँ पे हैबिटाट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई। ऑल इंडिया लिस्ट बनाई गई प्रोटेक्टेड स्पेशीज को, उसको पब्लिश किया गया। और इसका प्रोग्राम का मेन एम क्या था? प्रोग्राम का मेन एम था कि भैया जो इंडेंजर्ड स्पेशीज हैं, जिनकी कुछ हद तक रिमेनिंग पॉपुलेशन बची है, उनको लीगल प्रोटेक्शन दी जाए, उनके खिलाफ हंटिंग बैन हो, उनके हैबिटाट को बचाया जाए, उनमें ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि हम उनको रिवाइव कर सकें, वो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट ना हो जाए। और इसके अंदर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत से नेशनल पार्क्स बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए इनको बचाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक जानवर वाइज भी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। टाइगर की बात की जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, वन हॉर्न राइनोसेरोरस के लिए, कश्मीरी स्टैग हंगबुल के लिए। 3 तरीके के क्रोकोडाइल्स हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल इनके लिए, एशियाटिक लॉयन के लिए। फिर इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लियोपर्ड, इन सबको पार्शियल या फुल लीगल प्रोटेक्शन दी गई है हंटिंग और ट्रेड के अगेंस्ट थ्रू आउट इंडिया। दोस्तों यहाँ पे अभी हमने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुना, अभी आगे 2 और चीजें आएंगी, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब में सर्च मारो रिजर्व फॉरेस्ट मेरे नाम के साथ या नेशनल पार्क मेरे नाम के साथ, तो ये पहली वीडियो आपको दिख जाएगी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व फॉरेस्ट। इस वीडियो को जाके देखिए, लमसम 5 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी। आपको यहाँ पे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच का फर्क, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, कम्युनिटी रिजर्व क्या होते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं, सब पता चल जाएगा। यहीं पे नीचे आपको प्रोजेक्ट टाइगर की वीडियो नजर आ रही है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो अगर आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जानना है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी किस तरीके से काम करती है इसलिए जानना है, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 वाली वीडियो देख सकते हैं आप। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 टाइप मार दीजिए गूगल में मेरे नाम के, सॉरी यूट्यूब में मेरे नाम के साथ, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर पे, यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो भैया टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पेशीज फॉनल वेब में, जो कि फॉनल वेब में यानी कि एनिमल की जो फूड चेन होती है उसमें सबसे एपेक्स पे होता है टाइगर। 1973 में जो अथॉरिटीज थी उनको रियलाइज हुआ कि भाई टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में बहुत तेजी से कम हो रही है। भैया 100 सालों में टाइगर की पॉपुलेशन 55,000 से कम होकर 1,827 पे आ गई। इतनी तेजी से टाइगर की पॉपुलेशन क्यों कम हुई? तो भैया उनका पोचिंग हो रही थी, शिकार हो रहा था, हैबिटेट उनका श्रिंक हो रहा था। तो एग्रीकल्चर के लिए आप जंगल साफ कर रहे हो, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए आप जंगल साफ कर रहे हो, माइनिंग के लिए आप जंगल साफ कर रहे हो, तो अब शेरों की जाने की जगह नहीं बचेगी, तो ऑटोमेटिकली वो खत्म होने पड़ेंगे। प्रे बेस स्पेशीज, वो जिन जानवरों को खा रहे हैं उनकी पॉपुलेशन खत्म हो रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, और ह्यूमन अपने इनहैंस्ड इंटेलिजेंस की वजह से एनिमल पॉपुलेशन को तो एलिमिनेट कर ही देगा। तो ये बहुत सी वजहें थी जिसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिर रही थी। फिर जो टाइगर की स्किन है उसको दुनिया भर में ट्रेड किया जाता है इलीगली, उसके बोन से कुछ ट्रेडिशनल दवाइयां बनती हैं। इसलिए आप देखोगे बहुत सी एशियन कंट्रीज में जो टाइगर पॉपुलेशन है दैट वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इंडिया और नेपाल ऐसी 2 कंट्रीज थी जहां के हैबिटेट में दुनिया के 2/3 ऑफ द टाइगर सर्वाइव कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं
इंडिया और नेपाल दो ऐसी कंट्रीज बन जाएंगी जिसको पोचर्स टारगेट करेंगे, जहां पे वो इलीगल हंटिंग करेंगे टाइगर्स की। इन सब चीजों को रोकने के लिए एक बहुत ही पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन शुरू किया गया और दुनिया भर में इसको पब्लिसाइज किया गया, जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में लॉन्च किया गया और इसको सिर्फ इंडियन अथॉरिटी से मदद नहीं मिली, इसको दुनिया भर की अथॉरिटी से मदद मिली, क्योंकि दुनिया भर के देश ये समझ रहे थे कि कम से कम इंडिया में तो टाइगर की पॉपुलेशन बची रहे, कि कल की डेट में हमारे देश में अगर टाइगर रिलोकेट करने होंगे तो इंडियन गवर्नमेंट से बात करके हमारे देश में टाइगर को रिलोकेट कर लेंगे। टाइगर कंजर्वेशन को आप देखिए कि देखिए has been viewed not only as an effort to save an endangered species but with equal importance as a means to preserving biotypes of sizable magnitude। सिर्फ आप टाइगर कंजर्वेशन को इस तरीके से मत देखिए दोस्तों कि आप एक इंडेंजर्ड स्पेशीज को बचा रहे हो, आप कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लेक्स फूड चेन होती है एनिमल्स की, उस फूड चेन को बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अगर टाइगर्स एलिमिनेट होते हैं तो टाइगर जिस जानवर को खाता है ना, उस जानवर की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। और जो फूड चेन होती है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप होती है, जिसमें किसी भी लेवल पे अगर कुछ डिस्टरबेंस आता है तो वो डिस्टरबेंस बाकी दोनों लेवल पे पहुंच जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग मैग्नीट्यूड के अलग अलग साइज के जो बायोटाइप्स हैं, जो बायो एनिमल्स हैं, उनको प्रिजर्व करने की जरूरत है हर लेवल पे, ना कि केवल टाइगर के लेवल पे। तो टाइगर को आप प्रिजर्व करोगे तो बाकी भी ऑटोमेटिकली बैलेंस में आने लगेंगे। अगर बात की जाए टाइगर रिजर्व्स की इंडिया में कौन कौन सी जगह पे टाइगर्स पाए जाते हैं, तो कार्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है इंडिया में। अभी के लिए देखा जाए तो जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी पे काम कर रहे हैं। पहले क्या था कि जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे वो बहुत साइलोज में शुरू किए गए थे, यानी किसी एक जानवर को बचाने के लिए शुरू कर दिए गए, किसी एक पर्टिकुलर प्लांट स्पेशीज को बचाने के लिए शुरू कर दिए गए। अब जो कंजर्वेशन मेजर्स शुरू किए जाते हैं वो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए शुरू कर जाते हैं, जिसमें जानवर और प्लांट्स दोनों शामिल हैं। इसलिए इंटेंसिव कंजर्वेशन मेजर्स को इंक्लूड किया जाता है। अब तो कई इंसेक्ट्स के लिए भी कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 और 96 में सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स और ड्रैगन फ्लाई को भी ऐड किया गया था प्रोटेक्टेड स्पेशीज में। यहाँ पे राइनोसोरस दिख रहा है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में, यहाँ डियर नजर आ रहा है। 1991 में पहली बार प्लांट्स को जोड़ा गया इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की प्रोटेक्टेड लिस्ट में। फिर बात की जाए टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए भैया, अगर हमको अपने वास्ट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बचाना है तो ये हमारे लिए एक बड़ा टास्क है। क्यों बड़ा टास्क है? क्योंकि उनको रेगुलेट करने के लिए जिस जिस इलाके में वो पाए जाते हैं उनको रेगुलेट करना पड़ेगा। अभी हमारे देश का जो बहुत मेजर फॉरेस्ट का हिस्सा है, जहाँ पे हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज मिलते हैं, इनको गवर्नमेंट मैनेज करती है थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यहाँ तीन तरीके की चीजें आ रही हैं, एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक आ रहा है यहाँ पे कौन, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब भैया देखो, यहाँ पे जो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बता रखा है ना, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन बता रखी है। अगर रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में जानना है तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, रिजर्व फॉरेस्ट को मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी, प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों के बारे में मैंने एग्जैक्ट क्राइटेरियाज बताए, क्या मतलब होता है इनका। फिलहाल के लिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। इंडिया का मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट को बहुत वैल्यूएबल माना जाता है एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। देखिए बोल बच्चन टाइप की डेफिनेशन है, अभी के लिए सुन लीजिए। आगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, हमारे देश का ऑलमोस्ट 1/3 इलाका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोल रखा है। प्रोटेक्टेड क्यों? क्योंकि इसको फर्दर डिप्लीशन से बचाना है। अब ये बोल बच्चन डेफिनेशन से रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बीच के फर्क को समझना है, जो वीडियो मैंने अभी बताया इसको देखिए जाके। यहाँ कुछ आर्टिकल छपे न्यूज़पेपर में घड़ियाल के कंजर्वेशन को लेके। फिर यहाँ बात की जा रही अनक्लास्ड फॉरेस्ट की। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं, वो वेस्टलैंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट को भी बिलोंग करते हैं और कभी कभी प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को भी बिलोंग करते हैं। तो रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को कभी कभी परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट भी कहा जाता है। इन परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स का प्रयोग टिम्बर को
यूज करने के, टिम्बर को मतलब यूज करने के लिए पेड़ काट करके टिम्बर लाना, और दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए भी इनको यूज किया जाता है। आप देखोगे मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया इन अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो मध्य प्रदेश में अगर 100% फॉरेस्ट है तो इसका 75% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया परमानेंट फॉरेस्ट। और परमानेंट फॉरेस्ट में रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, they have the largest percentage of reserve forest of its total forest area, whereas Bihar, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Odisha and Rajasthan have a bulk of it under protected forest। ये कुछ important information है, बस याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी चलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर लीजिए, पार्ट्स ऑफ गुजरात की बात कर लीजिए, तो इनका एक बहुत बड़ा इलाका अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। क्योंकि हमको कहीं नहीं पता, कहीं ना कहीं ये पता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे कम्युनिटी ओनरशिप वाला सिद्धांत बहुत ज्यादा चलता है। फिर बात की जाए कम्युनिटी और कंजर्वेशन की। देखिए, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज इंडिया में कोई नई चीज नहीं है। हमें पता है कि इंडिया में बहुत सी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज पाई जाती हैं, ओके, और ये ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हमारे हैबिटाट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इनफैक्ट बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैबिटाट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन कम्युनिटीज को पता है कि जो हमारी एग्जिस्टेंस है वो इन फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, तो वो पूरी कोशिश करते हैं इन फॉरेस्ट को बचाने की। जैसे कि यहाँ बात की जाए सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान की, तो यहाँ पे विलेजर्स ने लड़ाई लड़ी ताकि जो माइनिंग की बात की गई थी सरिस्का टाइगर रिजर्व में, इसको रोका जा सके। बहुत सी जगहों पे विलेजर्स ने खुद इनिशिएटिव लिया है अपने हैबिटाट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्होंने वहां से पेड़ कम काटे, जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था उनके इलाकों में उसको रोकने की कोशिश की। जैसे अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के 5 विलेजेस में 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया गया भैरव देव दकाव सोनचुरी, यानी कि इन्होंने अपना भगवान इनको डिक्लेयर कर दिया और अपने खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए, जिनमें साफ साफ ये लिखा है कि इस जगह पे किसी भी तरीके की हंटिंग नहीं हो सकती, किसी भी तरीके की वाइल्ड लाइफ को नहीं मारा जा सकता, किसी भी तरीके का आउटसाइड इंक्रोचमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से कम्युनिटीज ने खुद इनिशिएटिव लिया है अपने फॉरेस्ट को और इकोलॉजी को बचाने के लिए। फिर बात करते हैं सैक्रेड ग्रोव्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पेशीज। देखिए सैक्रेड ग्रोव्स क्या है। हमारे देश में खासकर ट्राइबल इलाकों में नेचर वर्शिप एक एज ओल्ड प्रैक्टिस है। जो ट्राइबल का बिलीफ है कि वो जिन फॉरेस्ट में रहते हैं वही फॉरेस्ट उनके देवी देवता है, और उन फॉरेस्ट को, उस नेचर को बचाना इन ट्राइबल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ट्राइबल्स इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। तो ऐसे बहुत सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट को मेंटेन किया गया। सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट जहां पे आउटसाइड इंटरफेरेंस ना के बराबर है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, वहां पे रहने वाले लोगों ने उनको बचा के रखा गया, वो अपने प्रिस्टीन फॉर्म में कंजर्व्ड हैं। इनको बोला जाता है सैक्रेड ग्रोव्स, यानी फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं के फॉरेस्ट। इनफैक्ट ट्राइबल्स के लिए तो यही उनके देवी देवता है। तो ये वो पैचेस ऑफ फॉरेस्ट हैं या फिर लार्ज फॉरेस्ट के वो छोटे छोटे हिस्से हैं जो बिल्कुल भी अनटच्ड हैं लोकल पीपल के। यहाँ कोई भी नहीं जाता, टूरिस्ट को भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। कुछ जगहों पे जाते हैं टूरिस्ट, बिल्कुल भी गंदगी करना अलाउड नहीं है, किसी भी तरीके का आउटसाइड इंटरफेरेंस बंद है। इवन कई जगहों पे तो लोग जाके पेड़ की टहनियां तक नहीं काटते। कुछ जगहों पे देखा जाता है कि जब इन फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स है कभी कभी गिर जाते हैं इन पेड़ों से, तो उन प्रोडक्ट्स को भी कुछ लोग नहीं उठाते हैं, हालांकि कुछ जगहों पे उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो हमारे सोसाइटी में आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दिख जाएंगे जहां पे पेड़ों की पूजा होती है, बहुत ही आम है। आप देखोगे दोस्तों, मुंडाज और संथल्स हैं छोटा नागपुर रीजन में, वो महुआ पेड़ की पूजा करते हैं जिसको बसिया लाटीफोलिया भी कहा जाता है। कदम्बा की पूजा करते हैं जिसको एंथोसेफलस कदम्बा भी कहा जाता है। फिर ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार ये टैमरिंड की पूजा करते हैं जिसको टैमरिंडस इंडिका कहा जाता है। मैंगो की पूजा करते हैं जिसको मैंगीफेरा इंडिका कहा जाता है। वेडिंग्स के दौरान इनकी पूजा की जाती है। पीपल और बनियन ट्रीज की पूजा तो भैया हिंदू धर्म में वैसे ही की जाती, आपने अपने घर में अपनी सिस्टर्स को या माता जी को करते हुए देखा होगा। तो इंडियन सोसाइटीज में बहुत से कल्चर्स आते हैं और हर कल्चर के अपने सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जहां पे वो नेचर को कंजर्व करते हैं, उसके क्रिएशन को कंजर्व करते हैं। तो आपने देखा होगा स्प्रिंग्स यानी माउंटेन्स में कभी कभी छोटी छोटी धारा निकलती हैं। माउंटेन पीक्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को भगवान की तरह पूजा जाता है। किसी किसी टेम्पल्स में आपको बहुत से बंदर दिख जाएंगे, लॉयन टेल्ड मकाऊ लंगूर्स दिख जाएंगे। उन लंगूर्स को उस टेम्पल का पार्ट माना जाता है और कहीं ना कहीं उनको भगवान का शागिर्द माना जाता है। तो लोग उनको परेशान नहीं करते, उनको चढ़ावा देते हैं।
बहुत से ऐसे टेम्पल्स के एग्जाम्पल आपको इंडिया भर में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इंडिया ही नहीं, आप फ्लाइट पकड़ के बाली चले जाओ, बाली में भी आपको ऐसे बहुत से टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, दुनिया भर में देखने को मिलेंगे। फिर बिश्नोई विलेज ऑफ राजस्थान में चले जाइए तो वहां पे हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, चिंकारा, नील गाय, पिकॉक्स दिख जाएंगे। ये कम्युनिटी के इंटीग्रल पार्ट है और कोई भी इनको डिस्टर्ब नहीं करता है। फिर चिपको मूवमेंट जो कि लॉन्च हुआ था हिमालयस में, उसका मतलब क्या था कि भाई पेड़ों को जब मैसिव स्केल पे काटा जा रहा था तो लोग इन पेड़ों को हक करके खड़े हो गए, तो अगर पेड़ काटोगे तो हमको काट दो। तो इस तरीके से लोगों ने कई इलाकों में डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ लड़ाई चढ़ी गई है। कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन किया गया है, यानी कि कम्युनिटीज ने मिलके एक बड़े स्केल पे पेड़ों को लगाया है ताकि इंडिजीनियस स्पेशीज को बचाया जा सके। ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स को प्रमोट करने की बात की जाती है। बहुत से फार्मर्स और सिटीजन्स ग्रुप यहाँ पे एक्टिव हैं, जैसे बीज बचाओ आंदोलन टेहरी में, नवधनिया, ये सब अवेलेबल है। ठीक है, इन सब जो भी इनिशिएटिव्स हैं, इससे हमको ये पता चला है कि हमारे जो ट्रेडिशनल क्रॉप प्रोडक्शन मेथड्स हैं, जिसमें बिना किसी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के हमारे ट्रेडिशनल सीड्स के साथ हम अच्छी क्रॉप्स को उगा सकते हैं अगर उसको प्रॉपर तरीके से उगाया जाए तो। फिर इंडिया में बहुत से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम चलाए गए जिसमें लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया गया है डिग्रेडेड फॉरेस्ट के मैनेजमेंट और रेस्टोरेशन के लिए। इस तरीके का ही एक प्रोग्राम 1988 से ओडिशा में चल रहा है। ठीक है ना, ओडिशा में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू हुआ था 1988 में, तब से ये प्रोग्राम ओडिशा में चालू है। जेएफएम किस पे डिपेंड करता है? ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो जेएफएम में क्या होता है, कम्युनिटी पे लोकल लेवल पे लोकल इंस्टीट्यूशंस बना दिए जाते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस मिलके डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को प्रमोट करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं अपनी प्रोटेक्शन एक्टिविटीज के थ्रू। तो आप देख सकते हो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को रोकना है और इन्वायरमेंट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है, रिवाइव करना है, तो लोकल कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के बिना इसको कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोकल कम्युनिटी को नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में भी इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, डिसीजन के एग्जीक्यूशन में भी इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा हो वो पीपल सेंट्रिक हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग हो। यहाँ पे ट्रीज की तारीफ कर रखी है गौतम बुद्धा जी ने, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को खत्म करता हूँ। आई होप आपको सीखने को मिला होगा दोस्तों। गुड बाय। प्लीज इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।